ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गंगा की। तो गंगा इस वक्त संकट में है और किस तरीके से गंगा की जो दशा और दिशा है वो तय की जाए ताकि इसकी जो निर्मल धारा है वो सही तरीके से बहती रहे और जो संस्कृतियां हैं उसको मजबूती मिलती रहे। तो गंगा दिन ब दिन दूषित हो रही है। गंगा बचाओ आंदोलन पर कांग्रेस सांसद हरीश रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार संभव ने। एक ऐसा आंदोलन जिसके लिए जनमानस के साथ साथ लगभग पूरी की पूरी प्रकृति भी तैयार दिखती है, लेकिन कई कारण रहे हैं, कई सवाल ऐसे रहे हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सांसद और कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी। हरीश जी, आप उत्तराखंड से आते हैं और गंगा बचाओ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसके लिए सभी लगभग तैयार दिखते हैं, लेकिन क्या रोड़ा क्या आता है सामने? देखिए, हम उन सब महापुरुषों को, संत महात्माओं को, सबको प्रणाम करते हैं जो गंगा को डिपॉल्यूट करने के, गंगा की सफाई रहे, गंगा बचाओ के अभियान में सम्मिलित हैं या नदी बचाओ के अभियान में सम्मिलित हैं। गंगा के लिए आवश्यक है कि हम इसको एक जन आंदोलन में बदलें और इस समय सारा फोकस ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के डैम जो बांध बन रहे हैं उन पर लोगों ने कंसंट्रेट कर दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि आप बांधों के संदर्भ में भी एक नीति बनाइए, हम उससे कोई मना नहीं कर रहे हैं, मगर साथ साथ गंगा को ये मान करके चलना चाहिए कि गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक हम जब तक सबको जहाँ जहाँ जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो सब जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि गंगा ने हमारे यहाँ अवतार लिया है, हम सौभाग्यशाली हैं, हम प्रतिबद्ध हैं गंगा को उसी रूप में देश को सौंपने के लिए। एक बड़ा सवाल उठता रहा है खासकर उत्तराखंड की धरती में अवैध खनन का। इसके ऊपर बहुत बड़ी रोकथाम अगर की जाए या कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई हो, कार्रवाई हुई हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके लिए कितना जिम्मेदार है अवैध खनन? देखिए, अवैध तो शब्द से ही साफ है कि वो गलत है, मगर खनन होना चाहिए। हम नदियों के तल में यदि खनन नहीं करेंगे, नदियाँ उथली हो जाएंगी, बाढ़ आएंगी, बर्बादियाँ होंगी। आप नियमित चुगान अलाउ करिए नदियों में और उसका एक साइंटिफिक तरीका अपनाइए। पहाड़ों में किस तरीके से जो खनन कार्य है उसका कोई साइंटिफिक मेथड अपनाइए। तो हरीश रावत जी का भी साफ तौर पे कहना था कि बांधों के लिए भी एक नीति बननी चाहिए, लेकिन जो लोग गंगा आंदोलन बचाव से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमारे साथ भी आनंद स्वरूप जी हैं, गंगा पुत्र आनंद स्वरूप जी लगातार गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपको क्या लगता है? सरकारें कहती हैं कि बांधों के लिए भी नीति होनी चाहिए, बांध बनाने भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कितना नुकसान है बांध बनने से गंगा पर? एक तो अभी मैं सुन रहा था, इसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा बोल रहे थे, अभी ये आदरणीय हरीश रावत जी बोल रहे थे। ये दोनों लोग जब इनकी सरकार उत्तराखंड में नहीं थी तो जो खनन की बात कर रहे थे हरीश रावत जी मेरे साथ दिल्ली से हरिद्वार गए और जो व्यक्ति जो हमारे स्वामी निगमानंद जी, स्वामी शिवानंद जी महाराज मातृ सदन के खनन के विरोध में बैठे हुए थे अनशन पे, उनका समर्थन किया था उन्होंने, आज उसका पक्ष ले रहे हैं। तो ये दोहरी नीति, दोगली नीति नहीं चलेगी। एक तो कांग्रेस को बार बार मैं कहता हूं कि जब मैं 2008 में प्रधानमंत्री से हम लोग मिलने गए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि गंगा हमारी माँ है, तो अगर हमारी माँ है तो उसके साथ दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। आप माँ को कटघरे में बंद कर दो, माँ को जेल में बंद कर दो और फिर भी कहो कि हमारी माँ है। तो ये तो पहले ये स्पष्ट करें कि गंगा से क्या क्या चाहते हैं ये। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि गंगा अविरल और निर्मल होनी चाहिए, तो अविरलता की परिभाषा बताएं कि अविरलता किसको कहते हैं। गंगा को 500 बांधों में बांध दी और कहे गंगा अविरल है, गंगा में दुनिया भर के कचरे डाल दो, कहो गंगा निर्मल है। तो गंगा की अविरलता और निर्मलता की बात। दूसरी बात अभी विजय बहुगुणा ने कही कि उत्तराखंड में क्यों बिजली चाहिए। उत्तराखंड की 79% जनसंख्या आज भी मूल जल स्रोतों पर निर्भर है और आज भी लोग माइक्रो बिजली पैदा करके अपने गांव में उससे लाभ लेते हैं। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है किस विकास की बात करते हैं। हाई सिस्मिक जोन है उत्तराखंड, जोन 5 में आता है, जहां पे हथौड़ा मारना वर्जित है और वहां पे 2.5 क्विंटल के विस्फोट करके आप पहाड़ को उड़ा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोग रात में चिल्लाने लगते हैं। वो उसके लिए आप अच्छा, दूसरी चीज हम कहते हैं कि बांध बने उसका असेसमेंट होना चाहिए। टिहरी बांध बना, टिहरी बांध 1250 मेगावाट के लिए बना और आज तक 250 से 300 मेगावाट बिजली नहीं बनी, उससे ज़्यादा बिजली बनी ही नहीं आज 10 सालों में।
तो आखिर फिर नए बांध क्यों बन रहे हैं? तो मैं तो बार बार कहता हूं कि ये ना हरीश रावत बोल रहे हैं और ना विजय बहुगुणा बोल रहे हैं, एक कंपनी बड़ी बड़ी जो लैंको एल&टी आदि कंपनियां हैं उनका पैसा बोल रहा है जी। जो उत्पादन के नाम पर यहाँ पर पैसे बनाने की कोशिश में जुटे हुए, लगातार जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए उनके ये आरोप लगते रहे हैं। हिशमी जी, जिस तरीके से गंगा बचाओ आंदोलन से आप भी जुड़े हैं, एक पर्यावरण वैज्ञानिक भी हैं, आपको क्या लगता है कि बांधों के बनने से जो गंगा है उसके अस्तित्व पर खतरा आता है? या किस तरीके से बांध बनने चाहिए कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हों और गंगा की जो भी धारा है वो अविरल बहती रहे? किसी भी विकास के काम को करने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें उससे होने वाले लाभों का और उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनका विशेष रूप से आकलन कर लेना चाहिए। जैसा कि अगर हम गंगा की बात करें, अगर हिमालय में हम डैम बनाने की बात करें तो वो सिस्मिकली वो एरिया सुटेबल नहीं है वहाँ पे कोई भी डैम बनाया जाए। अगर कोई हम डैम बनाते भी हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं लेकिन उनका यहाँ पे कोई उपयोग नहीं किया गया। और अगर हम कहें कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन प्लान अगर हम सुचारू रूप से बना के इम्प्लीमेंट करें और इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसको हम मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने वो सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स सप्लाई बनाना है तो उससे हमें जिस प्रकार से नहरों को हमने जोड़ रखा है गंगा से, उस चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से अभी तक 1917 से आज तक हम गंगा को यूज़ करते आए हैं अपनी कृषि के लिए और आज हम सोच रहे हैं कि हम बिजली के लिए भी यूज़ करें। तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको आप अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपकी जितनी भी फ्लोरा फाना है उसके ऊपर पड़ेगा। जो अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि वहाँ की जो डेंसिटी थी डॉल्फिन्स की वो 70% कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि डॉल्फिन नीचे से ऊपर की तरफ बहती हैं और जब वहाँ डैम बन जाते हैं तो वो ऊपर नहीं बन पाती हैं। इसी प्रकार से एक मछली माशीर होती है जो ऊपर जाना चाहती है, अब शिकारी वहाँ पर जाल लगा के बैठ जाते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ से उनको निकाला जा सकता है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इन पर्यावरण के जितने भी हमारे जीव जंतु हैं इनको कैसे बचाएं। जो वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से टेहरी डैम से जो लोग जुड़े हुए थे, जो वहाँ से विस्थापित किए गए, वो आज भी परेशान है। उन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी लाइवलीहुड चली गई। तो इन सब चीज़ों का आकलन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसी भी परियोजना के संचालन से पहले हमें उसके नफ़ा नुकसान को भी देखना चाहिए और इस चर्चा को भी हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े बड़े बांधों के निर्माण को लेकर कहीं भारत के ऊपर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव तो नहीं है और क्या इन बांधों से हम पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।